हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। ये बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसका प्रीवियस ईयर देखेंगे। ये बीपीएससी के सारे मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे अभी बिहार टीचर में वो इससे ही क्वेश्चन आ सकती है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे जुड़े फैक्ट भी हैं। तो हमारा जो है हिस्ट्री भी पूरा तैयार हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब कि भारत में जो पशुपालन है और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। यहाँ पे सबसे पहले जो है कृषि की गई थी। हम इसका फैक्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 वर्ष ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो है वो अभी जो नवीनतम खोज हुआ है, प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। मतलब लहुरा देव है अगर पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप में। सबसे पहला मतलब यही है लहुरा देव। अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो यही होगा। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव बचने तथा निश्चित तौर पर 64 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि 6400 ईसा पूर्व के पहले का जो है वो चावल के साक्ष्य यहाँ पे से प्राप्त हैं। उल्लेखनीय कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। मतलब अगर ऑप्शन में लहुरा देव रहेगा तभी लगाना है, लेकिन इसके पहले अगर पूछेगा लहुरा देव से पहले कौन था, तो सबसे पहले मेहरगढ़ ही था। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 से लेके 55 ईसा पूर्व के बीच में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डियावा है। अगर पूछेगा चावल के साक्ष्य वाला स्थल कहाँ है, तो वो कोल्डियावा है। ये प्रयागराज जिले में वेला नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 वर्ष पूर्व इस चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अगर पूछेगा चावल का और कृषि का साक्ष्य, तो अगर पूर्व में पूछेगा सबसे पहले तो मेहरगढ़ में, उसके बाद नवीनतम जो खोज हुई है वो लहुरा देव में। मतलब कि लहुरा देव में सबसे पहले था, लेकिन सबसे पहले मेहरगढ़ की हुई थी। अगर चावल का पूछेगा तो ये कोल्डियावा, उत्तर प्रदेश के पास कोल्डियावा है, उत्तर प्रदेश में ही है, प्रयागराज के पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है? कैल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है ताम्र पाषाण युग को। इसका राइट आंसर है ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्राय ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी थी वो उसमें समानतः लाल रंग का प्रयोग होता था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किए जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले की थी और एक जो थी डिजाइन वाली। जो डिजाइन वाली थी उसको चित्रित मृदभांड कहा जाता था। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें चित्र बना होता था। ये हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांड के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पटली लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की ही सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन का कला ज्ञान का तो परंतु अभी इसे तक पढ़ा नहीं गया। मतलब आदि ऐतिहासिक काल के जो चीज है वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मतलब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी यहाँ के बारे में? पक्की ईंट से बनी इमारत, ये तो सही है। प्रथम असली मेहराब नहीं, ये नहीं। पूजा स्थल, ये भी नहीं। कला और वास्तुकला, ये भी नहीं। तो इस सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी मतलब महत्वपूर्ण विशेषता थी पक्की ईंट से बनी इमारत।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे के एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे, मतलब कि जैसे कि नगरीय व्यवस्था कहा जाता था। ईंट से बनी इमारतों से मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार अन्नागार प्रमुख है। इनकी जो सतह है पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोटार द्वारा जोड़ा गया था। जिप्सम तथा मोटार द्वारा जोड़ा गया था इसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसमें से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानागढ़, नागापट्टनम। इसमें पूछ रहा है तो लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। हड़प्पी नगरी लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ हड़प्पा कालीन बंदरगाह, मतलब यहाँ माना जाता है कि यहीं से जो था व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल। अभी हमने इसके बारे में देखा तो लोथल है। ये अभी देखिए 2022 में आया था, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा कहाँ से हमें मिला हुआ है? तो ये हमें मिला है बनावली से। इसका राइट आंसर है बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है हमें। अगला है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो हमें कालीबंगा से जो है जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, और कालीबंगा जो है वो इस टाइम पे राजस्थान में है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था कालीबंगा। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात की धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल, मतलब पक्की मिट्टी से बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की उत्खनन से संबंधित नहीं है? मतलब कौन है ऐसे जो उत्खनन से संबंधित नहीं है, हमें उनके बारे में बताना है। तो जो देखिए ये वी ए स्मिथ, मतलब ये संबंधित नहीं है। दयाराम साहनी, देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा का उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। मतलब ये जो माधव स्वरूप वत्स थे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान थे, जैसे के.एन. दीक्षित थे, अर्नेस्ट मैके थे, आर.एल. स्टीन थे, ए. घोष थे, जे.पी. जोशी थी। ये लोग भी मतलब हड़प्पा सभ्यता में अपनी भागीदारी निभाए थे उसकी खोज में। आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंततः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं, बल्कि ये भारतीय विद्य एवं कला इतिहासकार के रूप में थे। मतलब कि ये भारतीय विद्य और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। बोगज कोई का महत्व क्या है? मतलब ये बोगज कोई क्या था, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। मतलब कि हमें बताना क्या सही। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिला है। बोगज जो कोई था, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिला है। बोगस कोई एशिया माइनर, मतलब एशिया माइनर जिसे बोलते हैं, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्य जैसे थे और जो सिंधिया के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए, मतलब कि रक्षा करते थे लोगों के। इंद्र, मित्र, वरुण, नाच से देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। मतलब इससे ही ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर भारत में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। परूशनी नदी जो है उसके तट पर ही प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। हमारे 4 मंडल है और सबसे पुराना, सॉरी, जो हमारे जो वेद है 4 वेद है, सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 8 मंडल है। ऋग्वेद जो है उसमें कुल 8 मंडल हैं। 9 मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। 9 मंडल का 114 मंत्र जो है सोम को समर्पित है। सोम आर्यों के प्रमुख मुख्य पेय था, जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों ओर वर्णों की मतलब जो थी उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको मतलब समर्पित है? तो अभी हमने पढ़ा है सोम और इसे पेय पर नामांकित देवता, इनके लिए समर्पित है।
अगला क्वेश्चन है गायत्री गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है हमारे किस पुस्तक में मिलता है, तो हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, वही वही यहीं से मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र जो है इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया वैशेषिक ने। इसका राइट आंसर है वैशेषिक ने। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। महर्षि कणाद जो थे ये इस मतलब महर्षि कणाद जो थे इन्होंने वैशेषिक लिखा था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 97 में पूछा है, 2005 में, 11 में, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कुंडाग्राम में हुआ था। इसका राइट आंसर है कुंडाग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम या फिर कुंडलपुर जो वैशाली के निकट में वहां पे हुआ था। इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी तथा इनके पिता जो थे सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, मतलब इनके जो बड़े भाई हैं नंदीवर्धन थे। लेकिन कुछ प्राचीन संस्करण जैसे एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व माना गया है। एनसीईआरटी में 540 माना गया है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशनों भी यह भी जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी जो थे महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो उनका जो मृत्यु था पावापुर में हुआ था। महावीर जैन महावीर स्वामी 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडाग्राम में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता जो थे अभी हमने पढ़ा सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे ये, जो वज्जी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पे इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। राजगीर के समीप है पावापुरी। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो जामाली। जामाली जो था इनका प्रथम शिष्य था और जामाली जो था इनका दामाद था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शनी नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुर्तवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता था, जो महावीर के मतलब गणधर थे। 11 अन्य प्रधान शिष्य इंद्रभूति थे, अग्निभूति, वायुभूति थी। ये तीनों भाई थे, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। आर्यव्यक्त थे, सुधर्मन थे, मंडिक थे, पुत्र थे, मौर्य पुत्र थे, अकपित थे, अचल थे, मैत्रेय तथा प्रभास, ये सब थे मतलब उनके गणधर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो ये कहलाता है 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। इसका राइट आंसर है 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ अंतिम नंद राजा के समय शंभूत विजय तथा भद्रभाव संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन तथा प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो उन्होंने वैशाली में महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन, वर्तमान में मतलब सबसे पहले उन्होंने अपना जो वो दिया था स्पीच यानी मतलब उपदेश, वो सारनाथ में दिया था। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश जो है दुख के कारण दुख का अंत और उनके समाधान से संबंधित है। इसे चार मतलब आर्य सत्य भी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है, दुख के कारण दुख का अंत, मतलब ये सारे जो है इनके 4 वो हैं आर्य सत्य हैं। और इसमें पूछेगा धर्म चक्र प्रवर्तन में किस स्थान पर दिया गया था, तो सारनाथ में। और मैंने गलत बोल दिया लेकिन सारनाथ में दिया था।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ। उत्तर प्रदेश के पास कुशीनगर है, वहीं पे हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। वहां वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मधु खाने के लिए दिया था। इससे उन्हें मतलब कि जो थे रक्त क्षार हो गया। भयानक पीड़ा उत्पन्न हुआ। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मतलब कुशीनगर में गए। मलगढ़ राज की राजधानी थी कुशीनगर। वहां पहुंचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता था। जहां उन्होंने उपदेश दिया धर्म चक्र प्रवर्तन सबसे पहले सारनाथ में, और जहां पे उनकी मतलब की डेथ हुई उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता था। त्रिपिटक की किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये पूछ रहा त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधित नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के वचन, और अभिधम्म पिटक जो है ये दार्शनिक सिद्धांत है। इनके ये जो है त्रिपिटक, विनय पिटक है, सूत पिटक है, और ये भी अभिधम्म पिटक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब ये किससे संबंधित है पूछ रहा है। सच्ची आस्था, सटीक ज्ञान, सटीक क्रिया, ये हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से किससे संबंधित? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म के मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण मतलब या फिर सम्यक दर्शन आप बोल सकते हैं, सम्यक चरित्र या सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संख्या दी गई है। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब कौन सी बात? अहिंसा तो सही थी, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी ठीक थी, रीति और रिवाजों की अस्वीकृति ये भी सही है, लेकिन आत्मदमन ये नहीं सही थी। ऑप्शन सी जो है आत्मदमन, मतलब इन दोनों में सेम नहीं थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश से विश्वास नहीं रखते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी जो थे वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? मतलब अभी बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पांचवें मतलब अभी इसका 5वां पीढ़ी चल रहा है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्धमान बोधि वृक्ष हुआ नहीं जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनशांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करवा दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। मतलब ये जो इससे जो पत्ती गिरती है उसको छू सकते हैं, उठा सकते हैं, बाकी पत्ती नहीं तोड़ सकते। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अंततः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार जो ये 6ठी पीढ़ी का मतलब वृक्ष माना जाता है, लेकिन पूछेगा तो आप लोग पंचम बताइएगा। बिहार के सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, लेकिन बताया गया है 5वीं। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। आजीवक जो थे वो बराबर की गुफाओं का उपयोग अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। मौर्य युग में प्रवर्तक गुफाओं को काटकर निवास स्थान को बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाएं जो हैं सुदामा की गुफा थी तथा कड़ चौपट नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध था अशोक के टाइम पे। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो थे मखली गोशाल। मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखली गोपाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्हें महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत था कि इनका जो मत था नियतिवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित एवं निर्धारित होता है, मतलब कि भाग्य से के द्वारा ही चलता है और संचालित होता है।
पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश तथा नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रही। उदयन जो थे वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने किया था। ये गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित एक किला बनवाकर की थी। मतलब ये गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवा दिया था, उसके बाद इसकी स्थापना की थी पाटलिपुत्र की। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की थी। पूछेगा कौन किया था? तो मतलब कि ये मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगृह से लेके पाटलिपुत्र को हस्तांतरित कर दी। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। अब ये नगर जो थी ये शिशुनाग वंश और नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी यही थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन ने इसकी स्थापना करवाई थी और इसको अपनी राजधानी बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये अभी आपने देखा उदयन ने बसाया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गणतंत्र जो है ये लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र जो था वैशाली लिच्छवी के द्वारा बना। वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। मतलब वज्जी संघ में सबसे प्रमुख जो थे वो थे लिच्छवी थे। अगला जो हम क्वेश्चन देखते हैं वो है मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी राजगृह थी। मतलब राजगृह उस टाइम में ग्रीवव्रज के नाम से जाना जाता था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद द्वारा मतलब बृहद का जो पुत्र था जरासंध था और जिसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। मतलब मगध का जो मतलब बौद्ध ग्रंथ है उसमें लिखा गया है कि मगध का सबसे प्रतापी शासक जो था बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से लेके 460 ईसा पूर्व तक अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था, उसके बाद गद्दी पे बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र ने की थी। उदयन जो था ये मतलब ये उदयन फिर उसके बाद पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला है सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था, जबकि जस्टिन जो थे ये सैंड्रोकोटस को मतलब बताया कि सैंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया है इन्होंने और सिकंदर महान की उल्लेख भी की है उनकी भेंट का। ब्राह्मी लिपि एक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिशेप जो थे वो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़े थे। 1837 में जेम्स प्रिशेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का मतलब उदाहरण किया यानी पढ़ा था, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम पी की पहचान की है। मतलब कि उन्होंने बताया कि इनके लेखों में देवनाम प्रिय लिखा है। सिंघल के राजा तिश्शत से कर डाली। कालांतर में तथ्य यह प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों के दीपवंश तथा महावंश में उपाधियों को अशोक के लिए प्रयुक्त की जाती थी। अंततः 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख मतलब कर्नाटक से जो प्राप्त हुआ है मास्की वाला लेख, उससे प्राप्त चला कि इनका नाम अशोक है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। मेगास्थनीज जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। ये इसलिए आए थे मतलब कि इनको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर जो था चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। फिर उसकी बेटी जो थी हेलन इसके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनकी शादी हुई थी। उसके बाद से ये मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त के मौर्य काल में। उसके बाद से इन्होंने ये इंडिका लिखी और मौर्य इतिहास की मतलब जानकारी इंडिका से ही मिलती है। इंडिका के लेखक कौन है? तो हमने पहले ही देख लिया, मेगास्थनीज थे।
पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। ये सब उसमें मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज जो था किसका दूत था, तो हमने पहले बता दिया, सेल्यूकस का था। सेल्यूकस निकेटर का ये दूत था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था ये बृहद था। बृहद था जो अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट शासक जो था बृहद था। बृहद की हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो ये है जूनागढ़। जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से लेकर 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। जिस शिला पर उत्कीर्ण उस पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति है तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है, ये जो मिला है जूनागढ़ का अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो इसमें भारी झुकाव किसका था, तो खारवेल। खारवेल जो थे इनका बहुत ज्यादा झुकाव जैन धर्म की तरफ था। कलिंग के चेदी वंश शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगर पूछेगा खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है, तो हाथी गुम्फा जो है ये उड़ीसा के पास में है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थी। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, मतलब जो कलिंग नरेश जो खारवेल था उसका संबंध किससे था, महामेघवान वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रट भोजक वंश से नहीं, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवान नामक व्यक्ति था। अंतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुम्फा में हुआ। तो इस कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो था महामेघवान वंश से था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों का पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिशेठ थे। अगर पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक थे वो कौन थे, हरिशेठ थे। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ो को पराजित किया था वो कौन थे, स्कंदगुप्त जो थे इन्होंने हुड़ो को पराजित कर दिया था। हुड़ो का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 ईस्वी में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों में वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुड़ आक्रमण का नेता खुशनिवास था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा। देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं सदी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुड़ों ने कब्जा कर लिया था। किस प्रकार की भूमि को अपृहद कहा जाता था, मतलब किस प्रकार की भूमि को, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहद कहा जाता था। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो अपृहद भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद था, मतलब टर्म था। चीनी यात्री शुग्यून भारत कब आया था, मतलब चीनी यात्री जो शुग्यून था वो भारत कब आया, 515 ईस्वी से लेके 520 ईस्वी के पूर्व में आया था, मतलब कि 515 ईस्वी से लेके 520 ईस्वी के बीच में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म के प्रति एकत्रित की थी, मतलब कि अपनी 3 वर्ष की यात्रा जो है बौद्ध धर्म के लिए की थी, उसकी प्रतियां एकत्र की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, तो आप लोग को याद है वेनशोंग ने की थी। हर्षवर्धन के समय प्रमुख घटना चीनी यात्री वेनशोंग के भारत आगमन की है। मतलब सब हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ये वेनशोंग आया हुआ था।
कलहड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो कलहड़ की पुस्तक का राज तरंगिणी। तरंगिणी के लेखक जो है कलहड़ है। कलहड़ ने राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने जय सिंह के शासनकाल में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा था, वो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम का बस था, बाकी था वो राजनीति के आधार पे। अगला क्वेश्चन है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है ये अवस्थित है बिहार में। इसका राइट आंसर है ओदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है वो बिहार में स्थित है। ओदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। नान्यदेव जो था वो कर्नाट वंश का संस्थापक था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से लेके 1098 तक थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी शिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेके 1097 से लेकर 1325 ईस्वी तक मिथिला का स्वर्ण युग कहलाया। अगला जो क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत हुई, मतलब स्पष्ट रूप से मिला है? तो धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इसके टाइम पे मतलब मिला है ये अछूत की अवधारणा। जो शूद्र थे उन्हें तो मतलब उनका छुआ हुआ चीज भी नहीं पीते थे लोग, पानी भी नहीं पीते थे, उनका कुआं अलग था, इस तरह का। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में की गई थी कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर में कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वमेघ इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया था। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों का विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में सतपड़ी गुफा में हुआ था। राजगृह में हुआ था। इस समय मगध का शासक जो था अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। बुद्ध की लगभग मृत्यु के 100 वर्षों के बाद मतलब ये वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य शाबक मीर थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो थे वो थे महाकश्यप, हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली जो हुई थी वो हुई थी राजगीर में। राजगीर में मतलब। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख कीजिए। यह स्तंभ 1 स्तंभ 2 में दिया गया है। कहाँ पे उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया? देखो, सबसे प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ पे दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने दिया था अपना सबसे पहला वचन जो दिया था। और उसके बाद इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बोधगया में। और उसके बाद में इनका जो डेथ हुआ था, तो ये इनका डेथ जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। तो जहाँ पे एक का मतलब इनका जन्म जो लुम्बिनी तीसरा हो गया, और जो इनका ज्ञान प्राप्ति जो थी वो हो गया बोधगया दूसरा हो गया, और थर्ड जो है प्रथम वचन सारनाथ में, और इनका निधन चौथा कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और आप मतलब कि अगर जैसे नई जो चीज़ पता है तो उसको देख सकते हैं, जैसे कोई पता हो गया, जैसे जन्म पता हो गया, मृत्यु पता हो गया, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषि पतन मतलब सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और धर्म प्रवर्तन जब उन्होंने अपना मतलब उपदेश दिया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे मतलब कहाँ पे बना? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, वहीं पे बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 2002 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व एवं छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। वैशाली में मतलब विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, मतलब कि 16 महाजनपद के बारे में हमें कहाँ से मिलता है, किस चीज में मिलता है? तो हमें वो मिलता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में है, उसी में मिलता है, हमें 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। पहला जो था अंग था, मगध था, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेंदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन और अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, और एक मल्ल था। 16 थे। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक दक्षिण भारत में स्थित था। अश्मक महाजनपद जो था ये जो दक्षिण भारत में स्थित था। जवन सब सूत में केवल 12 राज्यों को ही नाम मिलते हैं। जवन सब सूत में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है जो इनके नाम थे। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो गुप्त काल में हुआ था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ विश्वविद्यालय है। दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसे ध्वजाशेष बंडा गांव बड़ा गांव ग्राम से दूर आज भी बिखरे पड़े हैं। मतलब इसका जब एक बार इसमें वो नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दिया था, पूरा ध्वस्त करवा दिया था। आज भी इसके मतलब बहुत सी चीज बड़ा गांव में बिखरे पड़े हुए हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में है। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। सब लोग बौद्ध धर्म का शिक्षा यहीं से ले लेते थे, नालंदा विश्वविद्यालय से। वेनसांग जो था हर्षवर्धन के काल में आया था, वो भी यहीं पे आया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों में सुगमता से भर्ती के लिए। अगला क्वेश्चन दिया, नीचे दिए गए दो वक्तव्य, मतलब जो दिया गया है कथन एक कारण। पहला दिया 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रशासन मिलना बंद हो गया था। तो इसमें ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी जो है, इसमें दोनों सही है, क्योंकि देखो पाटलिपुत्र भी थी और राजगृह भी थी। पहले पाटलिपुत्र वो राजगृह थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र बन गई थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी पूछ रहा है, तो प्रथम राजधानी जो थी इनमें से कोई नहीं थी, क्योंकि प्रथम राजधानी जो थी वो राजगृह थी और राजगृह ऑप्शन में दिया नहीं है। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश जो थे नंद वंश के बाद किए थे मगध पे। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। उग्रसेन जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राजपाल, गोविशाड़क, दशरिग और कैवर तथा घनानंद। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन? मतलब वह है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है कौन सा है? विशाख दत्त में। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान समकालीन था? तो ये जो था वो घनानंद जो था ये सिकंदर के समकालीन माना जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है था किस चीज से? तो ये लकड़ी से बना हुआ था मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त ने। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी।
अगला क्वेश्चन, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कौन सा अभिलेख है जो ऐसा पता होता है कि पश्चिम भारत पर भी चंद्रगुप्त का वो था? तो ये जो था जूनागढ़ का अभिलेख जो था उससे पता चलता है। तो इसका राइट आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था, बाकी अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। बल्कि श्रीलंका में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी बेटी को भेजा था, संघमित्रा, और उनका जो बेटा था उसको उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है वो आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में की गई थी। इसके मतलब कि पाटलिपुत्र में मोगल पुत्तिस की अध्यक्षता में की गई थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक भाषा में है, लेकिन दो अभिलेख ऐसे हैं उनके, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा की प्राप्ति ब्राह्मी लिपि ना होकर खरोष्ठी लिपि में है, और तक्षशिला में अरामाइक लिपि में भी मिला है इनको। बाकी सब इनकी जो थी प्राकृति में थी। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि ऐसी थी जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये थी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो थी दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेंशन, प्रिशेप, नेरिश, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत का लिपि था। अशोक के धम्म का मूल्य उद्देश्य क्या था? तो पूछा इसमें अशोक के धम्म का मूल्य उद्देश्य क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है। इसमें 5 ऑप्शन तो बीपीएससी देता, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अशोक धर्म का एक नैतिक संहिता था। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश दिया कि अपाशिन्वे बहुकायने दयादाने सच्चे सोचिए मादे साध्विच, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दयादान करना, सत्य बोलना, पवित्र रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेश शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता मतलब है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में मतलब उपयुक्त में एक से अधिक। सारे इनके अशोक के धर्म का मूल्य उद्देश्य था। अगला जो क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाब्रू का स्तंभ जो है, इसमें सिर्फ एक ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने अपने आप को सम्राट बताया, भाब्रू का स्तंभ। भाब्रू मतलब स्तंभ बैराट में, स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते थे? तो अशोक जो थे अपने शिलालेखों में सामंत जाने जाते प्रियदर्शनी के नाम से, प्रियदर्शी के नाम से जाने, प्रियदर्शी अशोक मतलब प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीति नीतियां पर डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। अंततः ऐतिहासिक ग्रंथ, मतलब ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं बल्कि राजनीतिक शास्त्र है, मतलब ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है ना, ये राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य की जो है तुलना मैकियावेली से की जाती है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? अभी 2017 में पूछा था। तो आर्थिक संबंध, शासनकाल, विदेश नीति, धन संचय। तो इसमें ये सब सही, उपयुक्त में एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका थी, उसमें किया था दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद, मतलब इस 7 में किया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो विशेष रूप से उल्लेख किया गया मौर्य समाज के बारे में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के बारे में 7 वर्गों का विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा अलेक्जेंड्रिया एक अनाम नाविक ने। अलेक्जेंड्रिया एक अनाम नाविक जो थे उन्होंने लिखा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। बाकी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं लिखा था। इसको लिखा था अलेक्जेंड्रियर एक नाम का आदमी जो था, मतलब उसका ढंग का नाम भी नहीं, नाम तो है पर पता नहीं है, नाविक था, उसने लिखा है। और वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र का जो स्रोत मतलब ऐसा कौन सा बुक है या फिर क्या है? तो इंडिका में उपलब्ध है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। अपनी राजधानी उसने राजगिर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए हम लोग मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का सही टिक कर रहे हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? मतलब व्यापक पैमाने पे स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो वीमा खदफिशेस जो थे, इन्होंने ही किया था व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन। भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वीमा खदफिशेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न में से किस समय फली फूली थी? तो कुषाणों के समय में क्वेश्चन पूछेगा कला की गांधार शैली कब फली फूली थी? तो कुषाणों के टाइम पे। गांधार शैली, मथुरा शैली इन्हीं के टाइम पे थी। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित करवाई थी? तो कनिष्क ने करवाई थी। इसके पहले हमने देख लिया, कनिष्क ने कुंडलवन में करवाई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष अश्वक घोष थे। इसी समय बौद्ध धर्म जो है मतलब चौथे टाइम पे ही, जब चौथा बौद्ध धर्म हुआ था, इसी टाइम पे बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, हीनयान महायान। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कर्ण वंश जो होते हैं, या फिर कण्वा या फिर कर्ण वंश, इसने शुंग वंश के बाद भारत पे राज्य किया था। मतलब इसकी स्थापना वासुदेव जो थे, जिसे नवीन राजवंश की नींव डाली, वह कर्ण या कर्णायन नाम से जाना जाता था। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? मतलब राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है या फिर हमें किससे पता चलता है? तो हाथी गुम्फा के लेख से। अभी हमने देख लिया, हाथी गुम्फा के लेख से पता चलता है। कलिंग का चेदी शासक का खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था और उसके बारे में हाथी गुम्फा से ही पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की नगरों का क्रमिक पतन जो है, मतलब नगरों का क्रमिक पतन जो था, गुप्त काल का महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उद्योग किया जाता था? तो ये जो था, इसका राइट आंसर होगा ताम्रलिप्ति। एक महत्वपूर्ण देखो, पहले गुप्त काल में मतलब गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एक बहुत प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा देशों पर जाया जाता था। पश्चिम भारत का जो सबसे ज्यादा था फेमस बंदरगाह, ये था भंडोज, जहां से पश्चिम देशों के साथ व्यापार किया जाता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? तो सबसे ज्यादा किसने दिया था? तो सबसे ज्यादा गुप्त शासकों ने दिया था। इसका राइट आंसर है गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा मतलब मंदिरों, ब्राह्मणों को अपनी भूमि जो थी या फिर ग्राम दान दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये भूमि राजस्व की दर जो थी गुप्त टाइम पे उपज का आधा भाग था। गुप्त अभिलेखों में भूमिकर को उद्रग या फिर भागकर कहा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत संप्रदाय में सबसे अधिक देन जो थी वो गुप्त काल में थी, गुप्त लोगों की थी। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। अगला क्वेश्चन जो है वो है, इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपना कार्य के लिए जाने जाते थे? तो अपने कार्य के लिए जो जाने जाते थे, देखो, शुश्रय को शल्य क्रिया के लिए जाना जाता था। मतलब ये सारे लोग जो थे, यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार थे। तो ये सब थे। मतलब कि इसका जो अगर सही उत्तर सिर्फ पूछेगा तो वैसे तो मतलब यही थे, क्या नाम है इनका, सुश्रित थे। अगला जो क्वेश्चन है वो चीनी यात्री वेनशांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री वेनशांग ने इन्होंने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, वेनशांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों में उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगर क्या था? तो मथुरा था। सबसे महत्वपूर्ण नगर जो था वो मथुरा था।
अगला जो क्वेश्चन है वो है कवि बाढ़ निवासी थे, मतलब कवि बाढ़ भट्ट जो थे वो कहाँ के निवासी थे, तो वो पाटलिपुत्र के निवासी थे। बाढ़ भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक नामक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार में कब भ्रमण किया था? चीनी यात्री इत्सिंग जो था वो बिहार में भ्रमण इनमें से किसी में नहीं किया था। इसने जो यात्रा में भ्रमण किया था बिहार में 671 से लेकर 672 के बीच में किया था, जब वह युवक था। अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा उसने विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से लेकर 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और 693 से 94 के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया था। और वो आया था जो चीनी यात्री सिंह था 671 या 672 ईस्वी में, सॉरी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो था वो यहाँ पे भारत में जब आया था तो उस टाइम पे शासनकाल भारत में जो था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। अगला क्वेश्चन है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो मतलब ताम्रपत्र बताता है कि प्राचीन काल में बिहार जो भारत के राजा थे उनका संबंध जो था जावा सुमात्रा से, मतलब यही जावा सुमात्रा से ही बताता है कि इनका जो था संबंध बिहार के राजाओं का बहुत दूर दूर तक था। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था? स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना भी की थी? तो बालपुत्र देव था, बालपुत्र देव था। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो मुसलमान थे इसके विनाश के कारण। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो चंदेल, चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो का मंदिर जो था वो चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। यहाँ पे कदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है, इसका भी निर्माण मतलब खजुराहो में इन्होंने ही करवाया था। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक माना जाता है धर्मपाल को माना जाता है। निम्नलिखित में राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में नहीं हुआ है कदम्ब का, इसका राइट आंसर है कदम्ब का नहीं हुआ। चेर का हुआ है, पांड्य का हुआ, चोल का हुआ है संगम साहित्य में, लेकिन इनका नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है वो संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। अगला क्वेश्चन मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो मुद्रा राक्षस को लिखा था विशाख दत्त ने, इसका राइट आंसर विशाख दत्त ने। पृथ्वीराज राशो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई थे पृथ्वीराज राशो के लेखक। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे वो थे भास, महाकवि भास थे। अगला जो क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य लिखा है कालिदास ने, इसको कालिदास ने लिखा है। कृतार्जुनी नामक पुस्तक किसने लिखा है? कृतार्जुनी नामक पुस्तक को लिखा है भारवी ने, इसका राइट आंसर है भारवी ने लिखा है। भारवी ने किराता जूर्नी नामक पुस्तक लिखा है, किराता जूर्नी नामक पुस्तक भारवी ने लिखा है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उस स्रोत उपयुक्त सभी संगम साहित्य, मिलिंद पन्हों, जातक कहानियां, ये सब। अगला क्वेश्चन हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी बाण भट्ट ने। चोल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो था प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल। अगला क्वेश्चन है भारत दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाए, कौन कहलाया? तो मतलब दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वो आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे गोपुरम, गोपुरम कहलाते थे। तो प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन आए हुए अभी तक बीपीएससी में मैंने करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।